नमस्कार दोस्तों, ए वन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस ए वन नौकरी चैनल प्लेटफॉर्म में नेशनल करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि 1 जून से 30 जून तक जितनी भी बड़ी घटनाएं देश दुनिया में हुई है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ये जो है वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। अभी हम पार्ट 1 कराने वाले हैं, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा बना है जिसने 100% बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी की है? आपको फिर से समझना है, आपको बताना है जिला का नाम जो पूरी पूरी 100% जो बिजली है वो उसकी मांग किससे की है? सौर ऊर्जा से पूरी की है। तो लद्दाख है एक ऑप्शन में, दीव है ऑप्शन में, चंडीगढ़ और कच्छ है। जितना आप देख रहे हैं सभी है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा दीव, दमन दीव का एक जिला, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दीव भारत का पहला जिला बना है जिसने अपनी 100% बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी की है। अपने पूरे जितने भी जिला में आवश्यकता लगता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफी कम है इसलिए वहां पे यह हो पाया है, लेकिन हमें तथ्य के रूप में इसको जानना है। यह पर्यावरण के अनुकूल और नवीनकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। दीव केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव का हिस्सा है। आपको कुछ दिन पहले अगर आप पढ़े होंगे तो पता है, दादर नागर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी था और उसके बाद दमन दीव अलग यूनियन टेरिटरी था, लेकिन जब कुछ समय पहले इन दोनों को एक कर दिया गया और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह पहल काफी सराहनीय है। तो आपको आंसर मिल गया, कौन से जिला होगा? दीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो दोस्तों आपको आंसर देना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में सीआरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और अधिक मजबूती बनाना। आतंकवाद जो विरोधी अभियान चल रहा है, एंटी एंटी टेररिस्ट अभियान जो चल रहा है, जो टेररिस्ट को देश में किसी भी तरह कहीं भी हो तो उसको मारना है, भगाना है, तो उसके लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। और ये कहाँ चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, सबसे ज्यादा लोग सीआरपीएफ में जैसे सीआईएसएफ है ना, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स है, एसएसबी। तो उसमें से सीआरपीएफ जो है वो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1939, 1939। एक चीज और, ये मुझे बताइए आप, सीआरपीएफ के वर्तमान में जो हेड है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, वो कौन है? कौन है बताएंगे आप? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कभी पेपर में पूछ लिया जाता है वर्तमान में डीजी कौन है, मुखिया कौन है, तो कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए, आपने तो चंद्रयान का अभियान बहुत सुना होगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य के लिए घोषित किया गया? आपको बताना है चंद्रयान 4 किस मिशन के लिए घोषित किया गया भारत सरकार इसरो के द्वारा? मंगल पर रोवर भेजने भेजने के लिए, शुक्र पर मिशन के लिए, या चंद्रमा से सैंपल लाना है इसके लिए, या चंद्रमा की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना है इसके लिए? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से सैंपल लाने के लिए। इससे पहले हम मंगल पर, चंद्रमा पर जाने का प्रयास करते रहे और सफल भी हुए, लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य है चंद्रमा से सैंपल लाना, इसलिए चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से सैंपल लाकर उन्हें पृथ्वी पर लाना है।
आप समझिए पृथ्वी पर उस सैंपल को लाना है, फिर यहाँ पे हम लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करेंगे कि क्या वहाँ पे पानी कितना है, हवा का किस प्रकार है, मॉइस्चर किस प्रकार से, ये हमारे वैज्ञानिक लोग अध्ययन करेंगे। या इसरो का एक ऐतिहासिक कदम होगा क्योंकि भारत पहली बार सैंपल रिटर्न मिशन में जा रहा है। आप समझिए, इससे पहले हमारा मकसद था सिर्फ वहां तक पहुंचना। अगर कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो मकसद था कि सिर्फ यहाँ पे पहुंच जाएं, लेकिन इस बार वहां से सैंपल इकट्ठा करके वापिस लाना हमारा उद्देश्य है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। इनका जो हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस जो है वो बैंगलोर में है, बैंगलोर में है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। इनका एक जो लॉन्चिंग का जो जगह है, जो लॉन्च करते हैं, है ना, मिशन, वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। ये कुछ जगह को आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये है अभी वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है बताएंगे? इसरो के अभी वर्तमान में चीफ कौन है? डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस भारतीय फिल्म को हाल ही में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आपको बताना है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म। आप सभी ने देखा होगा और हमारे विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ वो पिक्चर है, वो है 12th फेल। इस पिक्चर में एक मनोज जैसे एक एस्पिरेंट की कहानी दिखाई गई है, जो इतनी गरीबी में भी सिर्फ यह एक बस्ता टांगे निकल जाता है कि मुझे एक अफसर बनना है। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि यूपीएससी कौन सा एग्जाम होता है। ये सबसे बेहतर मूवमेंट होता है कि आपको पता ही ना हो कि वो कितना टफ है या कितना आसान है। आप सभी लोग पढ़ रहे हो और इस चीज को हमें पता चल लगता है कि यार सीजीपीएससी कितना टफ है, अरे यार एसएससी कितना टफ है। उसके चक्करों में हम अपनी पढ़ाई का स्तर को गिरा देते हैं। लेकिन इन्होंने इनका इनका इस बात को नहीं जानना ही सबसे बड़ा वरदान हो गया कि भाई यूपीएससी क्या चीज़ है, बस पढ़ना है। तो इन्होंने आईपीएस इतने बड़े एग्जाम की तैयारी की, आईपीएस यूपीएससी की तैयारी की और इनको आईपीएस मिला। इनको मिल सकता था आईएएस भी, कलेक्टर भी बन सकते थे, लेकिन इनको ये भी नहीं पता था क्योंकि गांव में इनके जो इंस्पेक्टर साहब आए थे ना, वो 12th में जो वो क्या चीटिंग करते थे, आप लोगों ने देखा है ना वो पिक्चर, तो वही कह रहा हूँ। तो उनको क्या पुलिस की वर्दी से बड़ा प्यार हो जाता, तो उनको सीधा बनना था, आईपीएस बनना है। पता नहीं उनको एसएससी देने से आईपीएस बनते हैं कि यूपीएससी देने की सीजीपीएससी से, यही होना चाहिए इंसान को। तो ये 12th फेल पिक्चर है दोस्तों। ये पिक्चर को अगर नहीं देखी और मोटिवेशन की कमी है तो दोबारा देखो, मजा आएगा। 12th फेल को हाल ही में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। यह फिल्म असफलताओं से लड़कर सफलता पाने के लिए प्रेरणादायी कहानी है। फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। किसने किया है फिल्म का निर्देशन? इसको छोड़ दीजिए। फिल्म का निर्देशन किया है विधु विनोद चोपड़ा, ध्यान रखेंगे, विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म का निर्देशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी है? ये राज्य है बिहार। ये राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार राज्य ने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की को मंजूरी दी है। देखो दोस्तों, अलग अलग राज्य के कोई अच्छे क्वेश्चन भी हमारे छत्तीसगढ़ में पूछ लिए जाते हैं। मैं जो ऑल इंडिया का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, ये आने वाले एग्जाम आपके जैसे अमीन है, आबकारी आरक्षक है, कांस्टेबल का पेपर है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, अमीन पटवारी का पेपर है और सीजीपीएससी सीजीएमएम के अलग अलग एग्जाम सब पे काम आने वाले हैं। चलिए, बिहार सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह हेतु मंडप निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार। आपको बताना है यहाँ के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जान लो भाई, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव के बराबर या उससे ज्यादा बुद्धि होती है। ठीक है, वो इधर उधर से डेटा कंपाइल करके आपसे भी तेजी से काम करेगा।
तो एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम एटीएमएस किस एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया है? देखिए ट्रैफिक सिस्टम पर भी एआई ला दिया गया है, तो आपको बताना है एक्सप्रेसवे का नाम बताना है। तो एक्सप्रेसवे का नाम जो है दोस्तों वो द्वारका एक्सप्रेस है। द्वारका एक्सप्रेस है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, और दिल्ली जो कि दिल्ली मतलब द्वारका, ठीक है, ये वाला द्वारका। तो द्वारका एक जगह है दिल्ली में, द्वारका से आपको गुड़गांव आने के लिए 29 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे बनाया गया है। 29 किलोमीटर का, इसमें मात्र 29 किलोमीटर की जर्नी आप मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। 10 से 15 मिनट पहुंच सकते हैं। दिल्ली का एक द्वारका जगह है, और उसके गुड़गांव, गुरुग्राम भी बोला जाता है और गुड़गांव भी बोला जाता है, वो हरियाणा में है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और कुछ डिटेल रह गया तो। ठीक है, एटीएमएस का फुल फॉर्म है दोस्तों एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको फुल फॉर्म ध्यान रखिए। दूसरा है या स्मार्ट कैमरा, सेंसर, सिग्नल से युक्त है जो कि ट्रैफिक नियंत्रण को प्रभावशाली बनाएगा। ये एक्सप्रेसवे मैंने बता दिया। दिल्ली में जो द्वारका जगह है वहां से गुरुग्राम तक जो कि हरियाणा, ठीक है, वहां को जोड़ता है। दोनों दिल्ली एनसीआर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर 2025 में भारत ने 167 देशों में कौन से स्थान प्राप्त किया है? भारत का अचीवमेंट काफी चर्चा में है इस बार। आप ऑल इंडिया में अगर देखेंगे तो आपको बताना है इंडिया का रैंकिंग क्या है। अभी एसडीआर 2025 हुआ। एसडीआर का मतलब फिर बता रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बोलते हैं एसडीजी गोल। हमारे पास एसडीजी जो 17 गोल है, 17 गोल है, उसमें इस चीजों को 2030 तक हमको प्राप्त करना है, ऐसा हमारा मकसद है। और 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है। तो उसके लिए इन सभी चीजों को हमको कोप अप करना होगा, अचीव करना होगा। तो उसके लिए भारत की रैंकिंग क्या है बताइए? भारत की रैंकिंग अंडर 100, अंडर 100 मतलब 99 नंबर पे है। ठीक है, 99 नंबर पे है। टॉप 1 पे कोई और देश है तो हम 99 नंबर पे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हमको ऊपर जाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य एसडीआर जो है संयुक्त राज्य द्वारा जारी किया जाता है। यूएन जो होता है यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। और इसमें जो है किसी देश के या उसमें जो वहाँ रह रहे उनके लोगों के लिए काम कर रहे उनकी प्रगति को जांचा जाता है कि वो किस प्रकार से काम हो रहा है। भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक इस चीज को 17 गोल को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, तो हाइड्रोजन प्लांट जो है प्राइवेट पायलट के तौर पे, मतलब ट्राई, पायलट मतलब होता है पहली बार ट्राई करना, कि तो किस राज्य में शुरू किया गया। कई लोगों को पायलट का मतलब नहीं पता, उसको मैं बताता हूँ। पहली बार जब किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है तो कोई एक स्थान पर, कोई छोटे से जगह पर ट्राई किया जाता है, वही ट्राई को कहलाता है पायलट। अगर यहाँ सफल हुआ तो इसको पूरे देश में या पूरे जिला में, दुनिया में ऐसा लॉन्च किया जाता है ताकि गलतियां कम हो, है ना, उसमें सुधार की जा सके। तो ये जो राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में अदानी इंडस्ट्री ने 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है, जो कि एक ट्राई के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे होगा। अगर ग्रीन हाइड्रोजन आ गया तो हमको हरित ऊर्जा के लिए काफी मदद मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कच्छ जिले में है। गुजरात की एक जगह है कच्छ जिला, है ना, जब इंडिया का नक्शा ऐसे बनता है तो यहीं पे कच्छ है, तो यहीं पे यह पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या भी मंत्रालय किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा? आपको बताना है ईयर का नाम, और ये पहली बार राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करने वाला है। तो ये कोई और नहीं, इस साल के बाद जस्ट अगले साल, मतलब कौन सा, 2026,
मैं मेरा कराने का मकसद ये है कि आपको पढ़ लेना तो ठीक है, आपको एग्जाम में एज इट इज याद आए। देखो अभी हम जी रहे हैं 2025 में, 6 महीने बाद हम आ जाएंगे 2026 में। तो 2026 में ये सर्वेक्षण करने वाला है। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? 2026। ठीक है। ये जो डेटा मिलेगा, घरेलू आय के जो डेटा मिल जाएंगे आधिकारिक तौर पे, तो इससे क्या होगा? सरकार को नीति निर्धारण करने में, पॉलिसी बनाने में, राशन कार्ड की चीजें तय करने में, और भी चीजें तय करने में मदद मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है अंबुबाची मेला। असम है, गोवा है, झारखंड है, बिहार है, बताइए। ऐसे कुछ मेला ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के देशों की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरफ होता है, माफ कीजिएगा। तो ये है वही असम। असम है, जब भारत का नक्शा इस प्रकार से ऐसे करके ये है दोस्तों, तो यहाँ से, तो ये असम राज्य है। ये असम राज्य में यहाँ पे अंबुबाची मेला होता है। अंबुबाची मेला कहाँ? नॉर्थ ईस्ट का, ये जो भारत का इस प्रकार से जो नक्शा है इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे असम है। असम का जो वो है राजधानी, वो बताइए क्या है? चलिए बताइए। असम का राजधानी है गुवाहाटी? नहीं, गुवाहाटी नहीं है। क्या है? ईटानगर, ध्यान रखेंगे, है ना? माफ कीजिएगा, ईटानगर नहीं है, है ना? असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। और ये जो ईटानगर है वो है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। इसी बहाने में आपको जो भारत का जो सेवन सिस्टर्स हैं इस प्रकार से जो बनता है, उसका मैं आप लोगों को राजधानी बता देता हूँ। असम का हमने देख लिया, दिसपुर है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का भी मैंने आपको बता दिया, ईटानगर है, ठीक है। ये दो दो हमारे पास जो है राज्य हो गए, उसकी राजधानी हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपने नागालैंड देखा होगा, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी होती है आपकी कोहिमा। उसके नीचे आपका मणिपुर आता है दोस्तों। मणिपुर में आपने कुछ अच्छे लोकटक झील के बारे में सुना होगा, है ना? तो मणिपुर की राजधानी जो आती है वो इम्फाल। फिर उसके नीचे आता है आपका मिजोरम, जो अभी अभी पूर्ण साक्षर राज्य बना है, आपने पढ़ा होगा। उसका आता है आइजोल राजधानी। तो हमने देख लिया 1 2 3 4 5, बचे 2। उसके बाद आ गए आपका यहाँ जो मेघालय, जहाँ चेरापूंजी है, मेघालय। मेघालय की राजधानी आपकी आ गई शिलोंग। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मेघालय की राजधानी आ गई शिलोंग। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी आती है आपकी अगरतला। बचा क्या? लगभग 7 हो गए। और यहाँ पे सिक्किम आता है। तो सिक्किम की क्या राजधानी है? गंगटोक। इस प्रकार से मैंने आपको पूरे सेवन सिस्टर की राजधानी करा दी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य? देखिए, सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य था गोवा, उसके बाद बना मिजोरम, और उसके बाद अभी कौन बनने को वो लाइन में है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, मैंने इन सभी की राजधानी बता दी है। त्रिपुरा जो है हमारे देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है। पूर्ण साक्षर मतलब लगभग वहां की सभी जनता को हस्ताक्षर करने आता है, पढ़ने आता है उस राज्य की। त्रिपुरा की साक्षरता दर 96.5% हो गई है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 95% है, 95% से अधिक हो जाने के बाद उस राज्य की साक्षरता को पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। मैंने बताया कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है मानिक शाह। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का दलहन आयात, आयात ना ध्यान रखना, आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब होता है बेचना, ध्यान रखना। 2024-25 में कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? हमने कितना मिलियन टन लगातार दाल खा रहे हैं, आयात कर रहे हैं? 7.3 मिलियन टन। 7.3 मिलियन टन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन, जिसमें दाल के अलग अलग
चीज आते हैं, जैसे दाल खाते हैं आप, उसी प्रकार 3-4 प्रकार के दाल आते हैं। उपभोक्ता और आयातक हो गए हैं। उपभोक्ता मतलब खाने वाले, और आयातक मतलब हम वहां से लेने वाले दूसरे देशों से। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं भारत में? मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ रहा है? आयात करना पड़ रहा है। इसीलिए मोदी सरकार के द्वारा या देश की सरकार के द्वारा कहा जाता है कि अपने खेतों में सिर्फ धान नहीं, उसके अलावा दलहन भी उगाइए। दलहन मतलब दाल की रहर उड़द इस प्रकार से चीजें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने हाल ही में किशोरियों को कौशल देने के लिए कौन सा पहल की शुरुआत की है? किशोरी का एज क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। किशोरी का एज होता है 18 से पहले। कहाँ से? 16 से 18, कहीं कहीं 15 से 18 लिया जाता है। 16 से 18 की उम्र को किशोरी अवस्था कहा जाता है। जैसे ही किशोरावस्था खत्म होता है, एक बात की बात है, तो 18 के बाद वाले स्थिति को एक शादी के लिए वो मान लिया जाता है, उम्र मान लिया जाता है। तो ये जो योजना का नाम है दोस्तों, वो नव्या योजना है। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना जारी किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं 15 से 16, कहीं कहीं 16 से 18 है इस योजना की उम्र का। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत महिलाओं को मतलब किशोरियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा। कुछ कुछ उनकी अर्निंग बताई जाएगी कि कैसे अर्निंग किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस योजना का नाम है नव्या। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए पीपीपी मॉडल पर विशेष शॉपिंग मॉल, किसके लिए भाई? किसानों के लिए बनाने की घोषणा की है? दोस्तों क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जो कि आप लोगों को नहीं पता होने के कारण वो क्वेश्चन टफ बन जाता है। लेकिन जब टर्मिनोलॉजी से आप जान जाते हैं तो आप क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं, क्योंकि आप लगातार एग्जाम दे रहे तो कोई भी क्वेश्चन में यह काम आने वाला है। तो पी होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पब्लिक, प्राइवेट, और इसका मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्ट पार्टनरशिप। अब ये तीन का मतलब सरकार के साथ क्या लेना देना, राज्य की सरकार के साथ। पहले इसका आंसर मैं बताया, तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो राज्य वालों ने पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे शॉपिंग मॉल बनाने वाला है। और वो किसके लिए होने वाला है? किसानों के लिए। मतलब वहां पे बीज रखा जाएगा, खाद रखा जाएगा, और भी अलग अलग प्रकार की चीजें रखी जाएंगी जो कि किसान को मदद करेंगी। जैसे किसान की जो वो खरीदनी होती है, ट्रैक्टर खरीदना होता है, उसकी वस्तुएं खरीदनी होती है, ट्रैक्टर के अलग अलग सामान खरीदते, वो सारी चीजें भी शायद रखी जाएगी। चलिए देखते हैं। तो पब्लिक का मतलब हो गया सरकार, पब्लिक का मतलब हो गया सरकार। प्राइवेट का मतलब हो गया कोई कंपनी, आप समझ गए। और पार्टनरशिप का मतलब हो गया दोनों में समझौता, दोनों में समझौता। इसका मतलब यही होता है, सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी, दोनों का 50-50% शेयर, और इस 50-50% शेयर में कोई भी चीज बनाना। अब इसके लिए आप शॉपिंग मॉल तो पहला चीज बनाया, उसके अलावा कंपनी बनाई जाती है जिसका संचालन, रेलवे स्टेशन है उसका संचालन पीपीपी मॉडल पे हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजों का संचालन पीपीपी मॉडल पे होता है, जिसको आप लोग बहुत सुनते हो, लेकिन इसके बारे में शायद आपको पता नहीं रहा होगा। चलिए, लेकिन मैंने बताया, उस चीज को आप आगे आने वाले क्वेश्चन में और देखेंगे। इसका आंसर क्या था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 से हुआ था। ये कौन से प्रांत से अलग होकर किया था भाई, बताओ? बॉम्बे करके एक प्रांत हुआ करता था पहले, बॉम्बे से अलग होकर महाराष्ट्र, और उधर बना गुजरात। दो अलग अलग बने, ठीक है। लेकिन बॉम्बे कहाँ आ गए थे? महाराष्ट्र में आए, जो आज के देश में मुंबई के नाम से जाना जाता है, जो कि एक राजधानी है। ठीक है। और भाई यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस पहले थे एकनाथ शिंदे, अभी है आपके देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसों की व्यावसायिक सेवा कहाँ शुरू की गई है? आपको बताना है हाइड्रोजन से चलने वाली बस कहाँ शुरू की गई है पूर्णतः। तो ये है आपका सबसे सुंदर और प्रियतम जगह में से एक, लद्दाख में। कहाँ की गई है? लद्दाख में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी
जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, वो एक है केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन जम्मू कश्मीर से अलग होकर के, पहले जम्मू कश्मीर इस प्रकार से हुआ करता था दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को ऐसे बीच से काट दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। अब इधर हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, और इधर हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। आपने थ्री इडियट देखा होगा, थ्री इडियट का जो हीरो हुआ था ना, क्या वांचुंग पाड़िया, ऐसे वांचुंग करके कुछ नाम है ना, वैज्ञानिक, वो यही लद्दाख के हैं। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह और कारगिल है, दो राजधानी है, संयुक्त रूप से बनाया गया है। यहाँ ठंडी और गर्मी का कॉन्सेप्ट चलता है, ठंड में थोड़ा सा नीचे वाले स्टेशन को और गर्मी में थोड़ा हिली एरिया को बनाया जाता है, इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में भारत के गोल्डन बॉय, हमारे गोल्डन बॉय का है, सोने का बॉय कौन सा, हमारा नीरज चोपड़ा है, हरियाणा का नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है। आपको बताना है नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं पेरिस डायमंड लीग में, जो अभी अभी हुआ है। हमारे इस गोल्डन बॉय ने कितना भाला फेंका है, भाला फेंक के खिलाड़ी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेवेलिन थ्रो, ठीक है। हम हिंदी वाले ना, तो हमको पता होना चाहिए भाला फेंक के है। 88.16, 88.16 मीटर इन्होंने फेंका है भाला, और अपने पेरिस डायमंड लीग में पक्का कराया अपना सोने का सिक्का, ठीक है। स्वर्ण पदक जीत करके आए हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी। और इसके बारे में जानिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में जब ओलंपिक हुआ था 2021 में, तब भी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, तब भी भारत में गोल्ड मेडल लेके आए थे। और 87.58, 87.58 जेवलिन को उन्होंने मीटर उन्होंने फेंका था और पहला रैंक इंश्योर किया था। इसी का जबरदस्त कॉम्पिटिटर है, एक पाकिस्तान का बंदा है, कभी वो पहले आता कभी ये पहले, लेकिन हमारा गोल्डन बॉय ने हर बार आगे रहने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कभी कभी क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखो, अभी हम 2025 में 21 जून को जब हमने योग दिवस मनाया, योग दिवस मनाया, तब 2025 में 11वें क्रम का हुआ, ध्यान रखिए 11वें क्रम का हुआ। इसका मतलब पहली बार हमने योग दिवस कब मनाया, 2014 में, मेरे ख्याल से एक बार देख लें, तो 11वें क्रम 2014 होना चाहिए या 2015 होना चाहिए, उसको देख लेना भैया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसको प्रमाणित कर दिया है, घोषणा कर दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग योग को वो दिए, योग दिवस दर्जा दिया गया है, कौन से, 21 जून को। तो हमारे मोदी कहाँ शामिल हुए थे, आपको बताना है। तो मोदी शामिल हुए थे आंध्र प्रदेश का शहर, कौन सा शहर, विशाखापट्टनम, जो कि छत्तीसगढ़ के लोग खूब घूमने जाते हैं, विशाखापट्टनम, है ना। यहाँ पे आर के बीच काफी फेमस है, यहाँ पे फेमस जगह आर के बीच है, रामकृष्ण बीच है, उसके अलावा म्यूजियम है। म्यूजियम कौन सा म्यूजियम, सबमरीन म्यूजियम है, घूमे हो ना भाई आप लोग, सबमरीन का म्यूजियम है। यहाँ पे फिश एक्वेरियम है, मछली वाला एक्वेरियम है, जबरदस्त, यहाँ जरूर जाइए। तो विशाखापट्टनम में है, सॉरी, तो विशाखापट्टनम में मनाया गया 21 जून को योग दिवस के रूप में। यहाँ पे यहाँ के जो क्या कहना चाहिए, मुख्यमंत्री वो कौन है बताएंगे, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस नदी में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। घड़ियाल संरक्षण की शुरुआत हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया है, और इसका नदी का नाम है गेरवा नदी। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, गेरवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, राप्ती नदी के सहायक नदी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश की एक नदी है जहाँ घड़ियाल संरक्षण के लिए योजना चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है जो रैंकिंग की गई है 300-400 यूनिवर्सिटीज का, उसमें भारत के जो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो रैंक में पोजीशन बना पाई है, लेकिन टॉप रैंक में तो पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटीज है, और भारत का जो है वो 123 नंबर के पहला कोई अगर पोजीशन कर पाया तो वो है IIT दिल्ली।
आईआईटी दिल्ली जो है वो 123 नंबर के क्रम पे है, लेकिन भारत में अगर पूछा जाएगा तो ये भारत की सीरीज में पहला क्रम पे होगा। ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। तो आईआईटी दिल्ली इसका आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का होगा, उसका पार्ट 2 भी लाएंगे, या वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि 30-30 मिनट को आपको एक डोज दे करके अगला पार्ट लेके आएंगे। हाल ही में किसने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, अनुसूचित जनजाति का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए, जय हिंद योजना शुरू की है। जय हिंद योजना ये पहली बार इस प्रकार से कोई योजना है और किसी विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जय हिंद योजना शुरू की गई है, जो कि एसटी स्टूडेंट के एडमिशन को प्रमोट करता है। अगर आपके आसपास दोस्त हैं और आप खुद हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस योजना का लाभ लें ताकि आपको वहाँ पे भर्ती मिल सके और प्रोत्साहित हो सके। दिल्ली में अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। आपके छोटे भाई बहन को जरूर बताएं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1922 में। इसी के साथ दोस्तों हमने टॉप 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, जो कि एक अलग एंगल देता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि आपको एज इट इज क्वेश्चन आए। हम एमसीक्यू भी ला रहे हैं, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी ला रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में ना आ पाए तो एक्सप्लेनेशन में आ जाए। तो हम पार्ट 2 भी लाने वाले हैं हमारे क्वेश्चन, और हमारे कैसा लगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके, और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में पार्ट 2 आने से पता चल सके। थैंक यू सो मच।